हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। माय नेम इज कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी BHU। बच्चों, जैसा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड लेक्चर्स। ओके, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को बोला था, इफ़ यू रिमेंबर, यदि आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे मैंने आपको 2 केसेस कराए थे। एक कि यदि मान लीजिए मिरर है और मुझे खुद की कंप्लीट हाइट देखनी है, तो कम से कम कितने लेंथ का मिरर चाहिए, तो आया था h/2। यदि मेरी हाइट h है तो मिरर लेंथ वॉज h/2। और साथ में ये भी बताया था कि मिरर की रखने की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है कि अपर हाफ के कम से कम आधे में हो और लोअर हाफ के कम से कम आधे में हो। लोअर हाफ मतलब आंखों के नीचे वाला हाफ, मतलब नीचे के आंखों के नीचे वाला जो पार्ट है उसके एटलीस्ट आधे में मिरर होना चाहिए, तभी हम खुद की इमेज देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और क्वेश्चन देखा था कि यदि मान लीजिए सामने मिरर लगा हुआ है, पीछे वाली वॉल है और मैं बीचों बीच खड़ा हूं, तो उस मिरर में ये जिस मिरर की लेंथ L है कितना पोर्शन ऑफ वॉल दिखाई देगा। तो सॉल्व होके आया था 3L। कितना आया था? 3L। ठीक है, आज हम उन्हीं केसेस को यूज करके थोड़ा बहुत और आगे बढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन और डील करते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और डील करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे ये हमारा एक पर्टिकुलर मिरर है, ये दूसरा मिरर है। लेट अस सपोज दोनों मिरर्स की लेंथ जो है वो L ही है। द लेंथ ऑफ बोथ मिरर इज L। ओके, लेट अस सपोज यहां एक बर्निंग लैंप रखा हुआ है। दिस इज द लैंप, बर्निंग लैंप केप्ट समवेयर बिटवीन दीज 2 मिरर्स। मतलब इतना तो कंफर्म है कि इस मिरर के नीचे और इस मिरर के ऊपर है, इतना तो कंफर्म है एटलीस्ट। एंड लेट अस सपोज this is a line, ठीक है, somewhere if this distance is D then this also is D। okay, and let us suppose for example ये पर्टिकुलर जो लैंप है बर्न कर रहा है और यहाँ पे इस लाइन के अलोंग एक कोई ऑब्जर्वर चल रहा है। ये कोई एक ऑब्जर्वर है जो चल रहा है इस लाइन के अलोंग। ऑब्जर्वर इज मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन, ओके, विथ सम वेलोसिटी भी। कितने की वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v की वेलोसिटी मूव कर रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। द क्वेश्चन दैट वी हैव, ऑलरेडी इसको मैंने पढ़ा रखा है इसके पहले, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये लेक्चर नंबर सीधा 6 पे कदम रखा है वो एक बार पहले लेक्चर नंबर 5 को कवर करके आए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सारे लेक्चर कवर करिए। और देखो यार, एक चीज खुल के बोल रहा हूं मैं, यूट्यूब में नो डाउट मैं लेक्चर तो ऐड अप कर देता हूं, ठीक है, लेकिन यहां मैं मटेरियल ऐड नहीं कर सकता, डीपीपी ऐड नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। लेकिन ऐप में आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड मिल जाती है। हाँ, सेम टाइम पे आपको ये बात और ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब में ये लेक्चर्स यदि मान लीजिए 15 दिन में आते हैं, 15 दिन में मतलब मिलेंगे आपको, मतलब हर दिन मिलता है लेकिन 15 दिन मान लो मिल रहा है, तो वही सारा कंटेंट आपको ऐप में पहले ही मिल जाता है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है, डाउनलोड करिए, वहां भी जाकर आप देख सकते हो। ओके ना, प्राइसिंग ऐसे कोई 1 करोड़ रुपए नहीं है, 999 रुपए है, ठीक है ना। ना चलिए गेट बैक टू द पॉइंट। सो अब देखते हैं, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कितने समय के लिए, फॉर व्हाट टाइम दैट ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व द इमेज ऑफ गिवन बर्निंग लैंप ऑन दीज मिरर्स। इन मिरर्स में वो पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है वो कितनी देर के लिए इमेज देख पाएगा। तो मैं पहले ये सोचता हूं कि वो कैसे देख पाएगा, ऑब्जर्वर इस लैंप की इमेज मिरर में देखेगा कैसे। तो उसके लिए मुझे फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया लेना पड़ेगा। कैसे? यहां से निकलने वाली रेज लाइक दिस, वो रेज ऐसे कुछ स्प्रेड कर जाएंगे लाइक दिस माय डियर। तो कहीं ना कहीं ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। जब यहां एक बार ऑब्जर्वर रहा होगा तो उसे रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई दिखाई देंगी, और वो रिफ्लेक्टेड रेज जब उसके पास तक आएंगी और मिलेंगी तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि वो आसानी से इमेज देख पाएगा। इन रेज को पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ इमेज दिखाई देगा लाइक दिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंड एट द सेम टाइम हम ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये लगभग वैसा ही केस है जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था। पीछे वाली वॉल, सामने वाला मिरर, बीच में ऑब्जर्वर। कुछ याद आया क्या वहाँ पे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसा होता है ना कि ये D हो और ये D हो, तो यदि लेंथ ये L है तो ये कितना लेंथ कवर करता है? 3L। आपको पढ़ाया था मैंने, यदि याद हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी यही था कि यदि मिरर का लेंथ L है तो कितना पोर्शन वॉल का विजिबल होगा, तो वहाँ पे आया था 3L। मतलब यदि ज्योमेट्री लगा के सॉल्व भी करने जाऊँगा तो यदि ये लेंथ L है तो ये लेंथ सॉल्व होकर कितनी आएगी? 3L। दिस लेंथ इज गोइंग टू बी सॉल्व टू बी 3L। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ सेम टाइम पे वो रेज जब निकलेंगी, अब वो रेज निकल करके, थोड़ा ध्यान से देखो,
यहाँ पे आएंगी, टकराएंगी, लाइक दिस, ऐसे जाएंगी, लाइक दिस, ऐसे जाएंगी वो रेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन में जब ऑब्जर्वर आएगा तो उसे दोबारा रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, मतलब ये और एक तरह से देखा जाए तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, और इधर भी ये लेंथ 3l हो जाएगी। कैसे पता चला 3l हो जाएगी? क्योंकि दिस लेंथ इज l, सो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 3l। लास्ट क्लास का क्वेश्चन याद कर लीजिए, कॉपी पलटाइए, आपको मिल जाएगा अच्छे से। मैं दोबारा पूरी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, लेक्चर नंबर 5 में कराया था, इफ यू रिमेंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था ही, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब हमारा ऑब्जर्वर पहले यहाँ था तब उसे इमेज यहाँ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही थी। बीच में जब ऑब्जर्वर आया होगा तो बीच के जोन में उसे कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिली होगी, तो बीच के जोन में उसे इमेज दिखना बंद हो गई होगी, और फिर दोबारा जब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ आया होगा उसे फिर से रिफ्लेक्टेड रे मिलना चालू हो गई होगी, जिस वजह से वो फिर से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस लैंप की इमेज आसानी से मिरर में देखेगा। तो सोच के देखो, पिछली बार यहाँ से देख रहा था ऐसे, इस बार देखेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। अब मुद्दा ये कि हमें टाइम निकालना है, तो कितने टाइम के लिए वो इमेज देख रहा है, ध्यान से देखो। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सोच के देखो कितना डिस्टेंस, कितने टाइम, कितने डिस्टेंस में उसको इमेज दिख रही थी, ये वाला 3l लेंथ और ये वाला 3l लेंथ, ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो डिस्टेंसेस थे जहां पे वो इमेज को देख रहा था। तो 3l प्लस 3l दैट इज 6l, और कितने की स्पीड चल रहा है वो, v के स्पीड चल रहा है, तो v, तो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है 6l बाई v, दैट इज द टाइम। इतने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या बर्निंग लैम्प की इमेज इस मिरर में देख पाएगा। क्लियर हुआ क्या? सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर 6l बाई v। अब सुनो, ये बात ध्यान रखना, यदि मान लो यही ऑब्जर्वर यहाँ रख देता मैं, तब थोड़ा गेम हो जाता। कैसे? क्योंकि यदि यहीं पे फिर से मिरर वैसा ही ले लो, लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ रख दो, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ रख दो, लो सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया तो यहाँ से निकलने वाली रे ऐसे गई, और यहाँ से भी निकलने वाली रे ऐसे गई, मतलब लाइक दिस, लाइक दिस। आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ये है, इसका ये फील्ड ऑफ व्यू है, और इसका ये फील्ड ऑफ व्यू है। ध्यान से देखो तो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, दोनों के फील्ड ऑफ व्यू सुपर इंपोज कर रहे हैं। तो यदि सुपर इंपोज कर रहे हैं तो कुछ कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो जा रहा है, इस वजह से फिर यहाँ पे टोटल लेंथ 6l ना हो पाती। इसीलिए उसने जानबूझ के ऐसा वाला केस लिया जहाँ पे लैंप बीचों बीच है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इधर गिर रहा है और इसका फील्ड ऑफ व्यू इधर गिर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर ही नहीं रहे, कोई भी कॉमन एरिया काउंट ही नहीं हो रहा। इस वजह से आप आसानी से 3l प्लस 3l इक्वल टू 6l बोल पाए। तो ऐसा भी एग्जाम हॉल में आपको तंग करने को दे सकता है, जिसमें कि आपको, लेकिन इस तरह का वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो एडवांस में देता है, जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स में, कभी भी नीट जैसे एग्जाम में, जेई मेन जैसे एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ, अपने आप में मानता हूँ कि एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए तो ये क्वेश्चन अपने आप में भी काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है, आपको स्पीड टाइम का भी इक्वेशन यूज़ करना पड़ रहा है, और सेम टाइम पे आपको ज्योमेट्री भी यूज़ करनी पड़ रही है, और ऑप्टिक्स का भी आइडिया लगाना पड़ रहा है। लेकिन नीट और जेई मेन के लिए तो मैं मानता हूं कि सोने पे सुहागा वाला क्वेश्चन है। मतलब ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना ही रहना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ये भी कॉपी बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, मतलब 2 मिरर बना के, एक मिरर यहाँ पे और एक मिरर यहाँ पे, ठीक है, दोनों को बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इन दिस केस फील्ड ऑफ बी सुपर इम्पोजिंग, दैट्स वाई टोटल लेंथ विल नॉट बी 6l, है ना। ना चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग अगला केस लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं हरदम कराता हूँ। देखो मेरे क्वेश्चंस ना कभी चेंज नहीं होते,
कुछ भी हो जाए। क्यों? द ओनली रीज़न इज़ दैट कि ये क्वेश्चंस बहुत सारी बुक्स को मिला करके पहली बात तो चूज़ किए हुए हैं, और दूसरी बात ये भी है कि ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। यदि एक बार किसी बच्चे ने बनाना सीख लिया इन क्वेश्चंस को और बना डाला तो फिर इनके बाहर से कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स इतने ज़्यादा खिंच जाते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल कंटेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे फिक्स नंबर ऑफ वेरिएशंस होते हैं और वो वेरिएशन मैं कराता ही कराता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सुना, अब एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक सफिशिएंट लेंथ का ऐसा मिरर है। लेट अस सपोज देयर इज अ मिरर माउंटेड ऑन द वॉल। लेट अस सपोज देयर इज सफिशिएंट लेंथ, मतलब व्हाटएवर यू विल कंसीडर दैट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर लाइक दिस एंड ही इज वियरिंग अ हैट। एक ऐसे उसने टोपी पहन रखी है, ठीक है, और उसकी जो टोटल हाइट है, दैट टोटल हाइट इज 170 सेंटीमीटर। क्लियर है? और साथ में जो उसकी आंखें हैं दैट इज एट हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर की हाइट पे उसकी आंखें हैं ग्राउंड से, और उसकी जो टोटल हाइट है हेड सहित वो कितना है? 170 सेंटीमीटर। एंड लेट अस सपोज यहाँ पे एक ऐसा कबूतर या चिड़िया या कुछ भी बैठा हुआ है, ठीक है। देयर इज समथिंग केप्ट ओवर द टॉप ऑफ द हेड। वो चाहता है कि वो इस टॉप मोस्ट पॉइंट को इस मिरर में ना देख पाए, क्योंकि मिरर के सामने खड़ा है तो वो तो खुद की कंप्लीट इमेज देख ही रहा होगा, क्योंकि मिरर इनफाइनाइट लेंथ का है तो पूरी इमेज दिखेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि उसे सब दिखाई दे, चलेगा, लेकिन ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो गंदा सा पॉइंट है ये ना दिखाई दे। तो क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड लेवल से कहाँ पे होल पंक्चर किया जाए, कहाँ पे होल इसमें मार्क कर दो इस मिरर में कि उसे वो पॉइंट दिखाई ना दे। तो मैंने कहा देख भाई, मुझे नहीं पता कि ग्राउंड लेवल से कहाँ पे होल मार्क करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो कन्फर्म है मुझे, आई नो इट वेरी वेल, कि यहाँ से निकलने वाली रे ऐसे जा रही होगी लाइक दिस एंड रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक आ रही होगी लाइक दिस, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, क्योंकि ब्रो ध्यान से देखिए टोटल लेंथ 20 है तो ये बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाएगी, 10 10। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि देखो ना ये 150 है, ये 170 है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 20 का आधा इधर, 20 का आधा इधर, ठीक है। अब सोच के देखो फॉर अ मोमेंट, सोचो तो ये लेंथ कितनी है? 160 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? 150 प्लस 10 दैट इज 160 सेंटीमीटर। अब यदि एक मोमेंट के लिए मैं सोचूं कि मैं यदि यहाँ पे होल पंक्चर कर दूं, तो यदि यहाँ होल पंक्चर कर दूंगा तो जो ये पर्टिकुलर रे थी ये इधर ना जा करके कहीं ना कहीं सीधे निकल जाएगी लाइक दिस। वो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट ना हो करके सीधा निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, आपने वहाँ पे होल पंक्चर कर दिया है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको जो होल पंक्चर करना है वो कहाँ पंक्चर करना है? 160 सेंटीमीटर की हाइट पे। यदि आप यहाँ पे होल पंक्चर करेंगे तो उस कंडीशन पे आपको ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक नहीं मिल पाएगी और आपको टॉप मोस्ट पॉइंट खुद का नहीं दिखाई देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लेकिन ये सब है तो यहाँ से कहीं से रे रिफ्लेक्ट होकर जगह आ जाएगी। मैं कहूँगा रुक भाई, देख तो ज्योमेट्री लगा, मान लो तू यहाँ वाले पार्ट का यूज़ करता है तो यहाँ से आने वाली रे भाई तेरी आंखों में थोड़ी जा रही है, कहीं और जा रही है, ठीक है ना, मतलब पेट में जा रही हो सकता है, ठीक है ना। यदि तू यहाँ की बात करे तो यहाँ पे आने वाली रे लाइक डिश टकरा करके ऐसे जा रही है, तो आंखों में जाने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन से रिफ्लेक्ट होना था ना, और तूने उसी पोजीशन का गेम कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है तुझे रे रिफ्लेक्ट होकर के नहीं मिलेगी, तो उस वजह से तेरे को इमेज फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो करेक्ट आंसर इज यू विल नीड टू पंक्चर अ होल एट 160 centimeter from the ground on that particular mirror. Then on that case the possibilities of reflection of that particular ray will be zero, मतलब वो रे रिफ्लेक्ट होकर के आ ही नहीं पाएगी, और ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन पे हम टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं देख पाएंगे। तो ये तो था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया। तो अभी फील्ड ऑफ व्यू पे हम लोगों ने अच्छे खासे वेरिएशन कर लिए एंड आई होप कि फील्ड ऑफ व्यू आपको क्लियर भी हो गया है, ठीक है। आप जहाँ भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आप सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और जो कंटेंट आप वैसे सीख रहे हैं या जो आपके दोस्त यार दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उनसे अपना कंटेंट जरूर कंपेयर किया करिए। उससे क्या होता है
कि आपको पता लगता है कि आपने जो पढ़ा है वो क्या सही है गलत है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है। और सेम टाइम पे ये सब पढ़ने के बाद ये ध्यान रखा करिए कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए। यदि आपको ज़्यादा मिल रहा कंटेंट तो आप बताइए अपने दोस्तों को कि यार कार्तिक भैया का एक बार लेक्चर देख लो। इससे दो चीज़ें होती है, मैंने पहले ही बताया था, अच्छा कंटेंट सारे लोगों में स्प्रेड होता है, मेरा भी नाम होता है। ओके चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। नाउ वी विल गो अहेड एंड नाउ वी विल स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन और नंबर ऑफ इमेज। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हम लोग देखने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेज बनती हैं जनरली मिरर्स की वजह से। ठीक है ना, कभी भी कोई भी मिरर है तो उसकी वजह से कितनी इमेजेस हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं मिरर ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ होने वाला आगे चल के, इसीलिए मान लीजिए ये बताइए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट है तो वी नो इट वेरी वेल, यहाँ से जाने वाली रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से जाने वाली रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छे, ये तो हम पहले ही पढ़ते आए हैं, कुछ नया है क्या ना। मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस बार ऑब्जेक्ट को वहीं रहने देता हूँ, लेकिन मिरर को शिफ्ट करके इधर ले आता हूँ लाइक दिस। ऑब्जेक्ट मेरा वहीं पे है लेकिन मेरा मिरर शिफ्ट होकर के थोड़ा आगे जा चुका है, और अब मुझे देखना है कि अब इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो यार, मैंने पहले भी ये बनवाया था और बताया था कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी के जस्ट सामने बनेगा इमेज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिरर को यहाँ रख रहे हो, यहाँ को रख रहे हो या फिर यहाँ रख रहे हो। बस एक बात ध्यान रखना कि मिरर के प्लेन जो है, मिरर का जो प्लेन है, प्लेन समझ गए ना, प्लेन ऑफ द मिरर, उसके आगे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मिरर है आपका और आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यदि आपका मिरर ऐसा है तो आप चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, मैटर नहीं करता, आपको इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इन ऑल पॉसिबिलिटीज आपको इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान से। इस मिरर के चलते इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से निकलने वाली रेज लाइक दिस, ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस। अब इन रेज को जो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये रेज कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके मिलती हुई दिखाई देंगी लाइक दिस। क्लियर हुआ क्या? सो ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज जस्ट उसके सामने बनी है। मिरर की पोजीशन भले चाहिए हो, चाहे इधर भी रख देता तब भी हमारा इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होता। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई, इमेज फॉर्मेशन के लिए बस एक नेसेसरी कंडीशन है जो मुझे फुलफिल करनी है या फॉलो करनी है, वो ये है कि मिरर के प्लेन के सामने होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? मिरर के प्लेन के सामने होना चाहिए ऑब्जेक्ट, बस, और आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नो वन कैन स्टॉप। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब अपन लोग आगे प्रोसीड करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अच्छे वेरिएशन लेते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहूँगा कि पूरा एकदम ऐसे कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जो वेरिएशन बताने जा रहा हूँ ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, अच्छे से कॉपी में मेंशन होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिएगा कि आपके नीट जेई जैसे एग्जाम्स के लिए तो मतलब अभी समझ जाओ ब्रह्मास्त्र है, ये आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, सो प्लीज़ पूरा फोकस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, एक सेकंड ना, बीचों बीच बनाता हूँ। मान लीजिए एक मिरर ये है और एक मिरर ये, दोनों मिरर पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीचों बीच कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट केप्ट समवेयर बिटवीन दोज मिरर्स, M1 एंड M2 के नीचे, मतलब बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हो सकता है कि ये दूरी x हो जाए,
और ये दूरी y हो जाए। ज़रूरी नहीं है, वो आपकी चॉइस है, कहीं भी आप कंसीडर करो, ठीक है। अब आपको आगे बोल दिया है, ध्यान सुनना, वो चाहे तो कंडीशन बता सकता है कि आपको पहला रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है कहाँ पे, मिरर नंबर M1 पे या मिरर नंबर M2 पे, और यदि ऐसा नहीं बोल रहा तो आपको दोनों मिरर्स में रिफ्लेक्शन कंसीडर करने हैं। तो चलो मान लो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा वो, तो मैं दोनों मिरर्स में रिफ्लेक्शन कंसीडर करता हूँ। चलो इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगी, लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पहला इमेज हमें यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। लेट अस सपोज I1 समवेयर एट डिस्टेंस x, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे उसका इमेज, कोई चिंता का विषय, बहुत अच्छे। ना ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेम टाइम पे इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ये रेज, क्या है ये रेज इधर जाएंगी, ये रेज इधर जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगे लाइक दिस, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो यदि ये रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगे तो इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इनका इमेज यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखो ध्यान से, जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ y, तो इमेज इज ऑल्सो एट डिस्टेंस y, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया I2। अब एक बात देखो, फॉर अ मोमेंट सोच के देखो, एक मोमेंट के लिए सोचो, तुम इस मिरर से पूछो तो इस मिरर के ऊपर ध्यान से देखो, ये येलो कलर की रेज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, येलो कलर की रेज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और इस मिरर के ऊपर व्हाइट कलर की रेज आ रही हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इससे पूछते हैं। सोच के देखो तो इस मिरर को क्या लगेगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा जैसे ये रेज यहाँ से आ रही है लाइक दिस, कुछ यहाँ से। उसे इस बात से क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है कौन है, मिरर से बस पूछो कि ये रेज उसे कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, तो मिरर तो यही कहेगा ना कि भाई ये दोनों रेज तो मुझे यहाँ से इनिशिएट होती हुई दिख रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इमेज बनी है ना, ये जो वर्चुअल इमेज बनी है क्या, मिरर नंबर M1 के नीचे या M1 के अंडर पे, वो कहीं ना कहीं एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है सामने वाले मिरर के लिए। तो यदि सामने वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो कन्फर्म है कि वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ये वाली रे ऐसे जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाएगी और टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी लाइक दिस, टकराएगी फिर जाएगी ऐसे लाइक दिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इमेज का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस समवेयर हियर। तो मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, x प्लस वाई, दैट इज 2x प्लस वाई। तो सेम टाइम पे इमेज कितने पे बनेगा, 2x प्लस वाई पे। हम इसे नाम दे दे रहे हैं इस बार I12। नाम I12 क्यों दिया, कहने का मतलब ये है कि 1 की वजह से जो I1 है उसने एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम किया मिरर नंबर 2 के लिए, इस वजह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ I12, ठीक है। अच्छा सेम टाइम पे अब एक काम करो, अब मिरर नंबर M1 से पूछो कि तेरे को ये व्हाइट वाली रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, तो वो कहेगा देख भाई, भले वो यहाँ से निकली हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे तो कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, मुझे तो यहाँ से टकरा के आती हुई दिख रही हैं भाई, मेरे को तो ऐसे आती हुई दिख रही हैं। तो मेरी नज़रों में ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ऑब्जेक्ट। मतलब दिस टाइम I2 image, whatever image I2 is, that will behave as object for this reflecting surface। मतलब यहाँ पे कुछ गेम ऐसा हो रहा है कि जो इस सरफेस का ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी इमेज है, वो सामने वाली सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर दे रहा है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि उसका भी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो उस कंडीशन पे ये वाली व्हाइट कलर की रेज जाके टकरा के ऐसे वापस आएंगे लाइक दिस। तो जब ये टकरा के वापस आएंगे और इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा लाइक दिस। यहाँ पे मुझे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा I21। इस बार I21 क्यों नाम दिया, क्योंकि I2 एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, किसके लिए, 1 के लिए। तो I21। नाउ इसकी दूरी कितनी है मिरर से दूरी कितनी है I2 की, y प्लस x, दैट इज 2y प्लस x, 2y प्लस x। क्लियर हुआ क्या, 2y प्लस x। मतलब मुझे समझ में आ गया। अच्छा क्या अब ये इमेज फॉर्मेशन रुक जाएंगी, ना 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 ना, अब ये वाली रे फिर इधर गई है,
फिर इधर गई या फिर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो जब फिर रिफ्लेक्ट होगी तो इस बार मिरर क्या कहेगा, मिरर ये कहेगा कि देख भाई वो है मेरा ऑब्जेक्ट और मैं उसकी इमेज कहीं वहां बनाऊंगा लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से पूरा गेम चलता है। इन दिस पैटर्न थिंग्स वर्क। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसे चीजें काम करने वाली हैं। तो कितनी नंबर ऑफ इमेज आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी? एज्यूम करिए खुद से। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिख रही होंगी, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है, फिर इसने एज उस वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है, फिर जो वहाँ का इमेज बनेगा इसके लिए, फिर जिंग 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 जिंग, समझ गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। और ऐसा हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? दो जगह। जनरली बाथरूम में देखने को मिलता है, हॉस्टल्स में कभी यदि जो बच्चे होंगे तो यदि आपके अच्छे हॉस्टल्स है तो वहाँ बाथरूमों में बहुत अच्छे अच्छे मिरर लगे रहते हैं। IIT में था मैं तो उधर लगा हुआ था, ठीक है ना। तो सामने एक मिरर था और एक पीछे वाला साइड मिरर रहता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो मेरी पहली इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम की, उसके लिए फिर ऐसे 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 ऐसे, तो मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ खुद की खोपड़ी दिखती थी। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा साइड से ऐसे करके देखिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ खोपड़ी दिखेंगी। और दूसरी जगह कहाँ दिखता है? सैलून में। बाल कटाने गए होंगे कभी तो वहाँ देखिएगा, यदि मिरर है आपके आगे और पीछे तो आपको इन दोनों मिरर को मिला करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज देखने को मिलती हैं। कितनी इमेजेस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी इमेजेस। और ऐसा क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे इमेज बनी ना वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दे रही है। सेम पैटर्न पे जो यहाँ इमेज बनी है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दे रही है। फिर अब ये जो इमेज बनी है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर देगी। जो वो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर देगी। फिर अगली जो इमेज बनेगी वो फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर देगी। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये चेन कभी रुकने ही वाली नहीं है। इनफाइनाइट नंबर तक ये चेन जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो आज के बाद हम याद रखेंगे, कभी भी यदि दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं एट 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितनी नंबर ऑफ इमेज देखने को मिलेंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कभी यदि उन इमेजेस की पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए? पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम वो भी बता देंगे, आसानी से बता देंगे। कैसे? बस एक काम करना, अभी के लिए देख लो, पहले देख लो, ये y है, ये 2x प्लस वाई है, 2y है, ये x है। देखते हैं यही चीज़ हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो आप सिंपली एक काम करो, इधर मेरा नंबर m1 लिख लो, इधर मेरा नंबर m2 लिख लो। मेरा नंबर m1 के नीचे पहली इमेज कितनी दूरी बनी थी? x की दूरी पे। मेरा नंबर m2 के नीचे कितनी बनी थी? पहली दूरी y की दूरी बनी थी। अब इसने ऑब्जेक्ट की तरह काम किया m1 के लिए, तो इसमें एक काम करो, x प्लस वाई जोड़ के इसके नीचे वाली इमेज लिख दो। तो y में x प्लस वाई जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 2y प्लस एक्स, और इस x में x प्लस वाई जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह किसके लिए काम करेगी? ये जो इमेज बनी है किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी? उसके लिए। तो फिर से इसमें x प्लस वाई जोड़ के लिखो, तो जब x प्लस वाई जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2y, और ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम किसके लिए करेगी? इसके लिए करेगी। तो फिर इसमें x प्लस वाई जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 3y प्लस 2x। आप समझ रहे हो क्या करना है आपको? बस ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाते जाना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो चेक करते हैं कि हम सही हैं या गलत है। तो मेरा नंबर m1 के नीचे पहली इमेज कहाँ बनी थी? x पे, और दूसरी इमेज कहाँ बनी है? 2y प्लस x पे। देखते हैं बनी है नहीं बनी हमारी 2y प्लस x पे, ठीक है। हमारी मेरा नंबर m2 के नीचे पहली इमेज y पे बनी है और दूसरी इमेज कहाँ बनी है? 2x प्लस y पे। देखें क्या? देखें क्या? मेरा नंबर m2 पे पहली इमेज y पे और दूसरी इमेज कहाँ बनी है? 2x प्लस y पे, 2x प्लस वाई पे। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस की पोजीशन मिलती जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें x प्लस वाई ऐड करके नीचे ही मत लिख देना, उधर लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट की तरह, ये जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह किसके लिए काम की है? m1 के लिए, और जो उसकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह किसके लिए काम की है? m2 के लिए। तो इसलिए इधर से ऐड करके इधर लिखना, इधर से ऐड करके इधर लिखना, और आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस की पोजीशन भी क्रिएट हो गई। सो इन दिस मैनर हमने पोजीशन भी फाइंड कर। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या लेते हैं, मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था लेकिन फिर कैमरा बंद हो गया, दैट्स वाई मेरे को दोबारा शूट करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने नंबर ऑफ स्लाइड बढ़ा लिए जिससे कि डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन ना दिखे और मेरे को दोबारा लिखना भी ना पड़े अच्छे से, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 बार, मतलब 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए थे, बट बीच में कैमरा बंद हुआ तो उड़ गया था पूरा, तो इसलिए मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ उसको। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, an object O is placed
ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2 विल बी। मतलब कुछ ऐसा दिया है कि ये 2 मिरर हैं M1 और M2, इनके बीच में कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर नंबर M2 एंड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर नंबर M1, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो मिरर नंबर M2 है, इसके पीछे भी बहुत सारी इमेजेस बनने वाली हैं और इसके पीछे भी बहुत सारी इमेजेस बनने वाली हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इमेजेस बनने वाली हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपको बताना है कि M2 के जो पहली 3 इमेजेस बनेंगी वो कितनी दूरी पे होंगी, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं ध्यान से सुनते हैं। 5, 10, 15, 5, 15, 30, 5, 25, 35, 5, 15, 25। टेंशन मत लीजिए, दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो तरीका तो ये कहता है कि पहले आप रे डायग्राम बनाओ, इसकी इमेज यहाँ बनाओ, इसकी इमेज यहाँ बनाओ, फिर ये इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए काम कराओ, और जो इमेज यहाँ बनी है ये वाली, इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए काम कराओ, और ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनाते जाओ और फिर आंसर लिखो। लेकिन एक तरीका ये भी है जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही बताया था अभी, कि भाई यदि मल्टीपल इमेजेस को फॉर्मेशन देखना है तो इधर रे डायग्राम बना लो, या फिर एक काम करो, जो पहली इमेज बनी है और इधर जो पहली इमेज बनी है उनमें x + y जो इनके बीच की दूरी है उसको ऐड करके डायगोनली लिखते जाओ, तो नंबर ऑफ इमेज की पोजीशंस मिलती जाएंगी, मतलब जो भी पोजीशंस होंगी। तो वही मैंने लॉजिक फॉलो किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये पूरा सॉल्व कर दिया था अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो, तो ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है 5 की दूरी पे मिरर नंबर M2 से, 10 की दूरी पे मिरर नंबर M1 से। तो मैंने क्या लिखा कि पहली इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनी होगी मिरर नंबर M2 के नीचे 5 की दूरी पे बनी होगी, चलो बना लिया। फिर जो M1 के नीचे बनी होगी वो 10 पे बना लिया। कैसे? क्योंकि 10 की दूरी पे ऑब्जेक्ट है M1 से, तो उसकी इमेज भी 10 की दूरी बनेगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले कि जो भी इनके बीच की टोटल गैपिंग है x + y, उसको ऐड करके डायगोनल लिखते जाओ। तो 5 में यदि मैं x + y ऐड करूं तो दैट इज 15, तो 5 में 15 ऐड हुआ तो 20 आया। अब जल्दी आज में गलती क्या करते लोग, 5 के नीचे ही वो 20 लिख देते, ठीक है। तो ये मत कर देना, क्योंकि एक ऑप्शन में 5 के नीचे 20 वाला है भी नहीं, चलो बच गए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 5 में कभी भी 15 जोड़ोगे तो इधर जाना, समझ में आ गया? नहीं तो 20 यहाँ बना। 10 में 15 जोड़ोगे तो उसी के नीचे मत लिखना, इधर आना। 25 में 15 जोड़ोगे तो इधर जाना, क्योंकि इस इमेज ने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया हो गया M1 के लिए, और ये जो इमेज बनी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी M2 के लिए। तो 20 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55, ऐसे ही नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगी और हमें डिफरेंट पोजीशंस मिलती जाएंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम मिरर नंबर M2। तो मिरर नंबर M2 के नीचे पहली 3 इमेजेस की दूरी कितनी है? 5, 25, 35, 5, 25, 35। सो फर्स्ट 3 इमेजेस फॉर्म हो गई। ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपसे बन भी गया होगा। ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। देखो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में एक आए और यदि तुम वहाँ रे डायग्राम बनाने लग गए तो फंस जाओगे। इसीलिए मेरा ये मानना कि ये तरीका तुमको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूँ, आगे चल के ज़रूरी थोड़ी है कि मिरर्स के बीच का एंगल बस 0 डिग्री रहने वाला है, कुछ और भी तो होगा मिरर्स के बीच का एंगल। और उस कंडीशन में फिर याद रखिएगा, कभी भी रे डायग्राम की मदद से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे केस न सॉल्व कर लें तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ 20-20 इमेज बन रहे होंगे, 15-15 इमेज काउंट करनी पड़ेंगे, वहाँ रे डायग्राम नहीं चलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? वहाँ पे यही वाला तरीका चलता है और इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो हम लोग देख लेंगे आगे चल के, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने नंबर ऑफ इमेजेस बनाई और उनकी पोजीशंस निकाली। बस इस बात का हरदम ध्यान रखना कि जैसे तुमने इस ऑब्जेक्ट मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ 5 की दूरी पे इमेज बनाया, तो अब जो यहाँ ये इमेज बनेगी ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना कि उस 5 में जो ये तुम 25 ऐड करने वाले हो ना, या जो भी तुम्हारा ये 15 जो भी ऐड करने वाले हो ना, ये ऐड होकर के इधर इमेज बनाएगा। तो उस 5 में जो भी 15 ऐड करोगे वो M2 के नीचे ही मत लिख देना। ये इमेज खुद की इमेज यहाँ नहीं बना रही है, वो सामने वाले के लिए एज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो सामने वाले का इमेज फॉर्म हो रहा 20 पे, समझ में आया कि नहीं है? ठीक उसी तरह जो यहाँ का इमेज होगा ना, वो एज ऑब्जेक्ट की तरह किसके लिए काम करेगा? इसके लिए नहीं करेगा, इसके लिए करेगा। तो फिर इधर बनाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे गेम हो रहा पूरा। क्लियर हुआ क्या? तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं। उसको भी मैंने बना लिया था, लेकिन पूरा वीडियो ही गायब हो गया, ठीक है ना। कोई नहीं,
देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। आपको अपनी कोचिंग्स में जो भी आपके होता होगा लेवल 1 लेवल 2 या फिर क्लास वर्क असाइनमेंट या फिर जो भी होता हो कि लाइक सेल्फ प्रैक्टिस DPP1 DPP2 जो भी होता हो XYZ, आई डोंट नो, आर्काइव्स के नाम से होगा, JEE सेक्शन, नीट सेक्शन, जो भी होता है XYZ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप अपने बुकलेट पलटाएंगे तो आप अपनी कॉपी के बाहर से कुछ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑलवेज अपनी कॉपी को सबसे पहले पूरा कवर करिए, उसको बगल में रखिए और फिर अपने मॉड्यूल सॉल्व करिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके कोचिंग से टीचर्स नहीं करा रहे होंगे, स्टैंडर्ड कोचिंग्स में अच्छे टीचर्स कराते ही कराते हैं सब चीज़ें, लेकिन ये समझिएगा कि वहाँ आपने लाखों रुपए की फ़ी दी है और यहाँ आप जो यूट्यूब में देख रहे हो तो फ्री में देख रहे हैं और जो ऐप में कर रहे होंगे 999 रुपये में जस्ट पढ़ रहे हैं और उतने रुपये में ये क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप खुद के प्रति लॉयल रहें, एटलीस्ट आप पूरी क्लासेस करें, कभी भी ना 1-2 क्लासेस करके मत छोड़िए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इफ यू आर थिंकिंग कि तुम 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास कर लोगे और तुम क्वालिफाई कर जाओगे नीट JEE जैसे बड़े एग्जाम्स, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक क्वेश्चन और है, ध्यान सुनना क्या बोला है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उन मिरर्स के बीच की दूरी जो है वो a है, मतलब इस वाले मिरर से a/2 पे है ऑब्जेक्ट और इस वाले मिरर से भी a/2 पे है। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर इनफाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, प्लेन मिरर 2 पैरेलल है और उनके बीच में ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर ऑफ इमेजेस, मतलब 2 ऐसे मिरर हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है a/2 पे, पहली इमेज, दूसरी इमेज, कैसे ये इमेज एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इसके लिए तो यहाँ इमेज बनाएगी, फिर ये एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी जिससे बनाएगी, ऐसे बहुत सारी इमेजेस बनती जाएंगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट के बीच की दूरी कितनी होगी, सेकंड के बीच की दूरी कितनी होगी, थर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी। 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपको। कौन से ऑप्शन दिए हैं? एक दिया है NA, दूसरा ऑप्शन दिया 2NA, तीसरा ऑप्शन दिया 0.5 NA और चौथा दिया N²A। ठीक है, तो देखो सिंपल सा तरीका ये है कि आप चाहो तो रे डायग्राम बना लो या फिर M1 M2 लिख करके उनके नीचे ऐसा डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। समझ में आया क्या? तो मैंने दोनों तरीके से करा के दिखा दिया था यहाँ पे। देखो मान लो ऑब्जेक्ट है बीचों बीच, तो ये डिस्टेंस a/2, तो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कहाँ बनेगी, a/2 पे बनेगी और इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कहाँ बनेगी, a/2 पे बनेगी। तो जब a/2 पे बन रही है तो ध्यान से देखो पहली इमेजेस के बीच की दूरी कितनी हो गई, a/2, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ a/2 मतलब 2a। फर्स्ट इमेजेस की बीच की दूरी कितनी आ रही है, 2a। फर्स्ट इमेजेस की बीच की दूरी कितनी आ रही है, 2a। क्लियर हुआ क्या ना? ध्यान से, फर्स्ट इमेजेस कहाँ है, फर्स्ट इमेजेस हाँ, ये फर्स्ट इमेजेस के बीच की दूरी आ गई 2a। बहुत अच्छे, नाम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इमेज a/2 की दूरी पे बनी है ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस वाले मिरर के लिए, तो इस वाले मिरर से उसकी दूरी कितनी है, a/2, दैट इज 3a/2। तो इसकी इमेज कहाँ बनी है, देखो 3a/2 पे। और सेम पैटर्न पे जो ये इमेज a/2 बनी है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो ये कितनी दूरी पे इमेज बनाएगी, 3a/2 पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है सेकंड इमेज के बीच का, 3a/2 प्लस a, तो 3a/2 दैट इज 3a प्लस a दैट इज 4a। तो हमें पता चल गया सेकंड इमेजेस के बीच की दूरी कितनी है, 4a। अब अगले वाला कितना बना था, 5a/2 और प्लस बीच का a, तो जोड़ के कितना हो जाता, 6a। तो ये 6a आ गया, देखो ध्यान से। फिर उसके बाद मतलब 8a आता, 10a आता। तो यदि nth इमेज की बात करते तो हम लोग लिख लिए 2NA। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। n की वैल्यू 1 पुट किया तो 2A आया, देखो। n की वैल्यू 2 पुट किया मतलब सेकंड ऑर्डर इमेज पुट किया तो 4A आया। n की वैल्यू 3 पुट किया तो 6A आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, बी ऑप्शन 2NA। ठीक है ना, वो माइनस साइन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। 2NA वो हमारा आंसर था। क्लियर हुआ क्या, मतलब बोले तो बी ऑप्शन। ना यदि किसी बच्चे ने इसी को मान लो ऐसे किया होता डील, तो क्या वो गलत होता, नहीं, वो भी सही होता। बस उसको ध्यान रखना था कि जो इमेज a/2 पे बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह उसके लिए काम कर रही है, उस वाले मिरर के लिए। तो a/2 में a जोड़ा तो इधर 3a/2 गया, a/2 में a जोड़ा तो इधर 3/2, 5a/2, 7a/2, 7a/2, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो ये a/2 डिस्टेंस कहाँ से, मिरर नंबर m1 से, और ये a/2 कहाँ से, मिरर नंबर, सॉरी ये m2 लिखना चाहिए था, m2, ये मिरर नंबर m1 से, ये मिरर नंबर m2 से है। तो
मिरर से दूरी है तो a/2 और मिरर्स के बीच की भी तो दूरी है a, तो कितना डिस्टेंस हो गया a/2 प्लस a, दैट इज 2a। फिर इसी तरह 3a/2 3a/2 और बीच का a, तो जोड़ के कितना हो गया 4a। फिर 5a/2 बीच का a, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 5a और प्लस बीच का a, दैट इज 6a। इन दिस पैटर्न थिंग्स आर हैपनिंग। तो हमें आइडिया लग गया कि भाई nth ऑर्डर की इमेज कहाँ बनेगी, क्लियर है। अब नो डाउट जो अगला क्लास होने वाला, मतलब जो अगला कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला था वो ये था आपका, ये था कि कभी मतलब आगे चल के जो केसेस आने वाले उसमें हम अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर्स के बीच में रखा था, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स पैरेलल मिरर के बीच में रखा हो। कभी आपके मिरर्स इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, 90, 60, 30, 40 कुछ भी, और फिर नंबर ऑफ इमेज बनाने को बोल सकता है और आपसे पूछ सकता है कि वो इमेजेस किस शेप में लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, सर्किल में लाई करेंगे या फिर इलिप्स में लाई करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लेगा कम से कम। तो फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे रोक दिए थे, मतलब अब रोक देंगे इस लेक्चर को, हम लोग इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और हम लोग देखेंगे जो हमारे फॉर्मूले आएंगे, जो हमारे तरीके आएंगे, उनसे आज वाले केसेस का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब यदि हम बोल रहे हैं कि दो मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल, तो यदि हम जनरली थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, तो हमारी इमेज नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट भी आना चाहिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल देखेंगे। आज हम एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज देख रहे थे। क्या देख रहे थे? पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेजेस की पोजीशन क्या है, इमेजेस कहाँ फॉर्म हो रही हैं। आज हम पोजीशन ऑफ इमेज से रिलेटेड बातें कर रहे थे पूरी। आप ध्यान से देख सकते हो, एवरीथिंग इज रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ इमेज। समझ में आया कि नहीं है? आज नंबर ऑफ इमेज का उतना गेम नहीं हो रहा है, आज पोजीशन ऑफ इमेज का गेम हो रहा है। ये सब डिस्टेंसेस है ना बेटा, ये सब, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने जितना भी कंटेंट कवर किया दैट वाज रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ इमेज, एंड नो डाउट हमने ये फील्ड ऑफ व्यू भी पढ़ा था, तो फील्ड ऑफ व्यू के अच्छे वेरिएशन तो हमने कवर कर ही लिए थे डिटेल में अच्छे से। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मैं खुल के बोलूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट शेयर किया करिए, उससे मुझे भी हेल्प मिलती है और आपको भी मतलब एक सपोर्ट करने का मौका मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे लेक्चर करिए, 1-2 लेक्चर करके आप अपने आप को तेज मत मानिए। ये समझिए कि यार मैं लास्ट के 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ, तब भी जाकर के अभी भी मैं बोलता हूँ कि देयर इज लॉट टू लर्न। तो इसका मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है कि तुम्हें तो सीखना ही है भाई। तुम तो अभी एकदम समझ जाओ यार, कितने छोटे छोटे बच्चे हो। तो प्लीज मेक श्योर इस बात को ध्यान रखिए, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप सब अच्छा लगा होगा। तो यदि आप इस लेक्चर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करके सजेशन जरूर दिया करिए, ओके। वीडियो अच्छा लगता है तो भी तो कमेंट करिए ना, प्लीज। थैंक यू।